हेलो एवरीवन। सो दो लेंडर्स पे आज हम डिस्कशन करेंगे, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक एंड एसबीएफसी फाइनेंस। दोनों के नाम भी काफी मिलते हैं। सो इनके Q1 के रिजल्ट एंड कॉन कॉल हुआ है दोनों कंपनी का। अभी हम मेन फोकस करेंगे कि रिजल्ट कैसे आए हैं और कॉन कॉल में मेन कमेंट्री कैसी रही है मैनेजमेंट की, जिससे हमको बिजनेस का आगे का आउटलुक, ओवरऑल डील अपॉर्चुनिटी समझ में आएगा। डिटेल कॉन कॉल एनालिसिस इन दोनों का अलग से करेंगे सेपरेटली, बिकॉज उसमें बहुत अच्छी इंसाइट्स इन्होंने शेयर करी है, स्पेशली एसबीएफसी फाइनेंस की मैनेजमेंट ने। तो इस वीडियो में अच्छे से कवर होगा नहीं वो। सो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक से स्टार्ट करते हैं। अब आईडीएफसी फर्स्ट बैंक को तो हम जब से ये चैनल स्टार्ट किया है मैंने, ऑलमोस्ट हर एक क्वार्टर में इस बैंक का रिजल्ट कॉन कॉल बहुत अच्छे से डिटेल से डिस्कस करते हैं हम। इस बैंक में मेन प्रॉब्लम लास्ट ईयर से स्टार्ट हुआ था, माइक्रो फाइनेंस का जो पूरा वो सिनेरियो आया एनपीए वगैरह का, वहीं से इनका भी प्रॉब्लम स्टार्ट हुआ। अभी हमने देखा कि हर एक क्वार्टर में बैंक की प्रॉब्लम बढ़ती गई, एनपीए बढ़ता गया, बैंक का प्रॉफिट घटता गया। 30% फॉल, 40% फॉल, इवन 70% का भी फॉल आया बैंक के नेट प्रॉफिट के अंदर। अभी इनका FY26 को लेकर के इनका गाइडेंस था, कमेंट्री था कि FY25 के कंपैरिजन में हमारा ये वाला फाइनेंशियल ईयर अच्छा रहेगा, इन टर्म्स ऑफ एसेट क्वालिटी भी, इन टर्म्स ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी भी। तो अभी हमको वही देखना है कि सबसे पहले इन्होंने नंबर्स कैसे रिपोर्ट करें हैं, फिर इनका कॉन कॉल का मेन हाईलाइट डिस्कस करेंगे। अगर इनके नंबर्स अगर हम देखें तो एक तो अगर आप आईडीएफसी फर्स्ट बैंक को अभी अगर आपने ट्रैक करना स्टार्ट किया है या अभी आप रिसेंटली इसको स्टडी कर रहे हो, तो ये जो स्टार्टिंग के 30-40 स्लाइड जो हैं इस बैंक के पीपीटी के, ये आपके लिए हैं। अगर आपको इस बैंक का स्टोरी पहले से पता है कि ये कब मर्जर हुआ, क्या इनकी स्टोरी रही, क्या इनका अचीवमेंट है, वो तो हमारे लिए 30-40 स्लाइड्स मैटर नहीं करता है। हमको मेन फोकस करना है बैंक के Q1 के परफॉर्मेंस के ऊपर कि अभी इस क्वार्टर में कैसा परफॉर्मेंस आया इनका। सबसे पहले डिपॉजिट की बात करते हैं। तो पूरी बैंकिंग इंडस्ट्री में ये जो पिछला इंटरेस्ट रेट साइकिल अभी जो गया है, जहां पे इंटरेस्ट रेट आरबीआई ने बढ़ाए थे, रेपो रेट बढ़ाया था, उसमें अगर आप टॉप बैंक्स को देखोगे ना, तो हार्डली कुछ ही ऐसे बैंक्स हैं, इवन टॉप बैंक्स कैटेगरी के अंदर भी, जिन्होंने उस पूरे साइकिल में एक तो कस्टम डिपॉजिट बुक को बहुत अच्छे पेस से ग्रो किया हो और उसकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी रही हो। क्वालिटी के से मतलब क्या है कि डिपॉजिट बुक जो है आपका, वो रिटेल कस्टमर से ग्रो करना चाहिए, कासा डिपॉजिट उसमें ग्रो करना चाहिए। मोस्टली बैंक्स ने जो डिपॉजिट बुक ग्रो किया है वो या तो बल्कि डिपॉजिट है, यानी कि उन्होंने कॉर्पोरेट से डिपॉजिट लेकर के आए हैं, वहां से ग्रो हुआ है, या फिर उन्होंने रिटेल में भी एफडी ज्यादा ग्रो करी है, जो जिसको स्टिकी डिपॉजिट बोला जाता है, कासा बुक, करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट। उसका ग्रोथ तो आप देखोगे ऑलमोस्ट हर एक बैंक का नेगेटिव ही रहा है, मतलब वो नीचे की तरफ ही गया है। कुछ ही ऐसे बैंक है जिनका कासा रेशियो आपको 40 के आसपास दिखेगा, वरना सारे बड़े बैंक्स का कासा रेशियो भी आपको देखोगे तो 30s में आ गया है। इतना ज्यादा इंपैक्ट आया पिछले इंटरेस्ट रेट के साइकिल में। वहां पे आईडीएफसी फर्स्ट बैंक हर एक बैंक को आउट परफॉर्म करता है। इनका एक तो डिपॉजिट का ग्रोथ काफी स्ट्रांग रहता है, इस क्वार्टर में भी आप देखोगे 26% का ग्रोथ है, प्लस इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है। ये जो ग्रोथ है ये रिटेल डिपॉजिट से आया है, 25% का ग्रोथ है बैंक के रिटेल डिपॉजिट के अंदर। और कासा रेशियो अगर आप इनका देखोगे तो 48% टच कर रहा है। मतलब वही हमने पॉइंट डिस्कस किया ना कि कुछ ही ऐसे बैंक है जिनका कासा रेशियो 40% के भी आसपास है, ये 50% के आसपास ऑपरेट कर रहा है। इस वाले अगर पैरामीटर पे हम इसको कंपेयर करें किसी भी बैंक से, पूरी इंडस्ट्री के किसी भी बैंक से, प्रोबेबली नंबर 1 या नंबर 2 पे स्टैंड करता है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक। इन्होंने क्वार्टर आफ्टर क्वार्टर, ईयर आफ्टर ईयर, पिछले 2-3 साल में हर एक बैंक को आउट परफॉर्म किया है, और वापस से इन्होंने इस क्वार्टर में भी इसको रिपीट किया है। देन बैंक का अगर आप क्रेडिट टू डिपॉजिट रेशियो देखोगे, तो जब मर्जर हुआ था, मतलब जब ये बैंक बना था, तब 137% का क्रेडिट टू डिपॉजिट रेशियो था। क्रेडिट टू डिपॉजिट रेशियो क्या होता है कि आपने कितने रुपए का डिपॉजिट लिया और कितने रुपए का लोन दिया। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे पास डिपॉजिट है 100 रुपीज और मैंने लोन दे दिया 100 रुपीज का, तो मेरा जो क्रेडिट टू डिपॉजिट रेशियो है वो 100% हो गया। इन जनरल अगर हम बात करें तो 80 से 90% के बीच में क्रेडिट टू डिपॉजिट रेशियो होना चाहिए एक ग्रोइंग बैंक का। इस बैंक का 137% था, और अभी अगर आप देखोगे तो 93% आ गया। तो कॉन्स्टेंटली बैंक ने डिपॉजिट बुक का ग्रोथ फास्ट रखा है इन कंपैरिजन टू लोन बुक का ग्रोथ। तो क्रेडिट टू डिपॉजिट रेशियो इंप्रूव हुआ है, प्लस इंक्रीमेंटल क्रेडिट टू डिपॉजिट रेशियो इस बैंक का 76% आ गया। मतलब कि पिछले एक साल में इन्होंने डिपॉजिट जो है वो 100 रुपीज का रेज किया है, उसके अगेंस्ट में लोन सिर्फ 76 रुपीज दिया है। तो डायरेक्शनली तो ये नंबर और भी अच्छा है इस बैंक के लिए। देन लोन बुक अगर हम देखें इस बैंक का, तो 2.5 लाख करोड़ का लोन बुक हो चुका है इस बैंक का, 2.53 लाख का टोटल लोन बुक का साइज है। देन इसमें ग्रोथ कितनी है, 21% की। इनका गाइडेंस रहता है 18 से 20% का, तो ग्रोथ भी लगभग इन्होंने उतनी ही रिपोर्ट करी है Q1 में। अच्छा नंबर है यहाँ पे भी। इसका लोन बुक में अगर आप देखोगे तो ये होलसेल होलसेल लोन बुक है। ये बैंक पिछले कुछ टाइम से इसको कॉन्स्टेंटली डी ग्रो कर रहा था। मर्जर के टाइम पे 68,000 करोड़ का था, अभी 34,000 करोड़ तक हो चुका था। लास्ट ईयर से बैंक इस बुक को ग्रो करना स्टार्ट कर रहा है। क्यों कर रहा है? बिकॉज इनका मानना है कि पुराना वाला जो बुक था जिसमें प्रॉब्लम था एनपीएस का थोड़ा बहुत, वो अब पूरी तरीके से क्लीन हो चुका है। अब ये अच्छे कॉर्पोरेट्स के ऊपर फोकस कर रहे हैं।
मेनली उन कॉर्पोरेट्स पे जिनका जो क्रेडिट रेटिंग है वो ए के आसपास है, मतलब 77% जो ये लोन देते हैं, ये होलसेल लोन वाला, ये उन कॉर्पोरेट्स को देते हैं जिनका मिनिमम क्रेडिट रेटिंग ए होता है। और 96% टोटल अगर आप देखोगे, 96% उन कॉर्पोरेट्स को दिया है जिनका क्रेडिट रेटिंग ट्रिपल बी या उससे भी बेटर है। तो इसमें कस्टमर की क्वालिटी बैंक ने काफी अच्छी रखी है, उसके बाद इसको ग्रो करना स्टार्ट किया है। देन इनका प्रोडक्ट पोर्टफोलियो अगर हम देखें कि ओवरऑल इन्होंने किस प्रोडक्ट में कितना ज्यादा ग्रो किया है, तो यहाँ पे आप देखोगे सबसे हाईएस्ट ग्रोइंग प्रोडक्ट जो है इस बैंक के लिए, एक तो आपको दिखेगा गोल्ड लोन, 83% से ये बुक ग्रो किया है, लेकिन इसका साइज बहुत छोटा है पूरे लोन बुक के कंपैरिजन में। दूसरा हमें दिखता है क्रेडिट कार्ड और आपका एजुकेशन लोन। क्रेडिट कार्ड का पोर्टफोलियो बैंक के लिए काफी इंक्रीज हो गया है, 3-4 साल पहले ही इन्होंने लॉन्च किया था। और अच्छी चीज क्या है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के लिए, अनलाइक आप देखोगे बाकी बैंक्स जैसे एक्सिस बैंक है, इंडसइंड बैंक है, और भी एयू बैंक है, एसबीआई कार्ड है जिसका क्रेडिट कार्ड के पोर्टफोलियो में बहुत ज्यादा स्ट्रेस आया, इस बैंक का क्रेडिट कार्ड का पोर्टफोलियो कॉन्स्टेंटली अच्छा करता गया है। इनफैक्ट 40-50% से इस बैंक ने अपने क्रेडिट कार्ड की बुक को ग्रो किया है पिछले 3-4 साल में। लेकिन कहीं पे भी आपको ये नहीं दिखेगा कि क्रेडिट कार्ड के पोर्टफोलियो में कोई स्ट्रेस हो या एनपीए बढ़ गया हो, और इसीलिए आप देख रहे हो अभी भी ये बैंक इसको 36% पे ग्रो कर रहा है। बाकी जो सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन आता है इनके बुक के अंदर वो सिक्योर प्रोडक्ट से आता है, जिसमें होम लोन है, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी है, व्हीकल लोन है। इनका ग्रोथ भी आपको हाई डबल डिजिट के अंदर दिखेगा, इसीलिए 21% का ग्रोथ है। तो मेन ये बैंक जो है वो फोकस कर रहा है सिक्योर प्रोडक्ट्स की तरफ। अनसिक्योर्ड में जो इनका प्रूवन प्रोडक्ट है ये क्रेडिट कार्ड वाला, इसके ऊपर बैंक ज्यादा फोकस कर रहा है, बिकॉज इसमें पास्ट में भी कोई एनपीए का प्रॉब्लम नहीं रहा है, तो बैंक काफी कॉन्फिडेंट है इसको ग्रो करने को लेकर के। देन एसेट क्वालिटी का ट्रेंड अगर हम देखें तो कलेक्शन एफिशिएंसी इनका स्टेबल है, 99.5% था लास्ट क्वार्टर, 99.4% है इस क्वार्टर में। और Q1 आई मीन सीजनली भी अगर आप देखोगे तो लेंडिंग बिजनेसेस के लिए थोड़ा सा वीक रहता है कलेक्शन एफिशिएंसी। जनरली हर एक बैंक का आप देखोगे थोड़ा सा डिप करता है, डीपीटी का नंबर बढ़ जाता है, तो ये सीजनली है, ऐसा नहीं है कि कुछ मतलब इसी बैंक के साथ में हुआ है। आप देखोगे इंडस्ट्री में यही यही ट्रेंड रहता है। तो कलेक्शन एफिशिएंसी ओवरऑल बैंक का स्टेबल है। मेन प्रॉब्लम कहां था इनको, माइक्रो फाइनेंस में। तो सबसे बड़ा पॉजिटिव इस रिजल्ट का जो है वो है इनका माइक्रो फाइनेंस का बुक। माइक्रो फाइनेंस में SMA1 और SMA2 पोर्टफोलियो अगर आप देखोगे बैंक का, जो लास्ट क्वार्टर 5.210% था, इस क्वार्टर में 2.6% पे आ गया है, यानी ऑलमोस्ट 50% का इंप्रूवमेंट देखने को मिला है हमें इसको हमें इनके SMA1 और SMA2। SMA1 और SMA2 का मतलब क्या है, वो कस्टमर जिन्होंने एक ईएमआई या 2 ईएमआई मिस कर दी है। तो माइक्रो फाइनेंस जो पिछले 1 साल से इस बैंक को हर एक क्वार्टर में पेन कर रहा था, इनका इनका मतलब प्रोविजन, क्रेडिट कॉस्ट, प्रॉफिट सब पे बहुत ज्यादा इंपैक्ट कर रहा था। फाइनली ये पहला ऐसा क्वार्टर आया बहुत क्वार्टर्स के बाद में जहां पे आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का सीक्वेंशियली, ये वाई वाई नहीं है, सीक्वेंशियली इतना अच्छा इंप्रूवमेंट देखने को मिला है। तो सबसे बड़ा पॉजिटिव, अगर मैं इस बैंक को ट्रैक कर रहा हूं या मुझे इंटरेस्ट है इस बैंक में, मेरे लिए यही है कि इस बैंक का जो सबसे पेनफुल वाला पार्ट था उसमें इंप्रूवमेंट मुझे देखने को मिल गया 5.10 से 2.64%। बिकॉज एक्सेप्ट माइक्रो फाइनेंस बैंक के जो बाकी जितने भी प्रोडक्ट्स हैं उसमें कहीं पे भी इतना सीरियस प्रॉब्लम नहीं है, चाहे होम लोन हो, चाहे क्रेडिट कार्ड हो, कार लोन हो, कंज्यूमर लोन हो, एजुकेशन लोन हो, गोल्ड लोन हो, हर एक जगह पे बैंक ठीक काम कर रहा है। सिर्फ माइक्रो फाइनेंस की बुक में जो इनका इतना बड़ा प्रॉब्लम हो गया था पिछले 1 साल में, वही बैंक के पीएनएल को बहुत ज्यादा इंपैक्ट कर रहा था। शेयर होल्डर का तो ग्रोथ ही नहीं आया, ईपीएस तो नेगेटिव हो गया बैंक का, आरओई 4% पे चला गया, जो 10% से हम एक्सपेक्ट कर रहे थे 17-18% जाएगा। ये सारी चीज क्यों हुई थी, इस एक माइक्रो फाइनेंस बिजनेस की वजह से। और अब अच्छी चीज क्या है कि इस क्वार्टर में इसी में हमको सबसे बड़ा इंप्रूवमेंट देखने को मिला है, तो ये एक पॉजिटिव चीज है। जैसे यहां पे भी अगर आप देखोगे तो लास्ट ईयर माइक्रो फाइनेंस का SMA1 SMA2 1.7% था, पिछले क्वार्टर में मतलब कंसिस्टेंटली इंक्रीज होते होते वो 5% क्रॉस कर गया था, ये पीक था, और अब फाइनली हमको यहां से ऑलमोस्ट 50% का डिक्लाइन देखने को मिला है, तो ये बड़ा हाईलाइट है। देन ग्रॉस एनपीए ओवरऑल अगर आप बैंक का देखोगे ना, तो इस क्वार्टर में थोड़ा सा इंक्रीज हुआ है। आई मीन ये तो सिर्फ रिटेल रूरल एमएसएमई का बुक का इन्होंने नंबर दिया है। ओवरऑल भी अगर आप देखोगे तो बैंक का ग्रॉस एनपीए 1.87% से 1.97% आ गया है, और इसका मेन रीजन वही है सीजनली, मतलब Q1 में सीजनली आप देखते हो लेंडर्स का थोड़ा बहुत एसेट क्वालिटी डिटोरिएट होता ही है। इनका एनपीए एनालिसिस अगर हम करें तो जैसे फ्रेश स्लीपेजेस यानी कि फ्रेश एनपीए कितना आया इस क्वार्टर में, लास्ट क्वार्टर में था 2175, इस क्वार्टर में है 2486। लेकिन अच्छी चीज क्या है कि ये माइक्रो फाइनेंस से नहीं आया है, माइक्रो फाइनेंस से फ्रेश एनपीए का नंबर तो कम हुआ है, इनफैक्ट 572 से 514 करोड़। ये जो इनका एनपीए का नंबर आया है वो अदर देन माइक्रो फाइनेंस है। अदर देन माइक्रो फाइनेंस में आप देखोगे तो 1603 से 1972 हो गया ये नंबर, इसमें बड़ा इंक्रीज देखने को मिला है, जिसकी वजह से 10 बेसिस पॉइंट का इंक्रीज है ग्रॉस एनपीए में।
और ये नंबर कहाँ से बढ़ा है तो ये भी दिया है बैंक ने। इनका एक एटीएम सर्विस प्रोवाइडर एक कंपनी थी, सो उनका एनपीए हो गया है, 100 करोड़ का एनपीए हुआ है, जिसकी वजह से ये इतना शार्प हमको अपटिक देखने को मिला है। बट अगेन इसमें कुछ बड़ा कंसर्न नहीं है, बिकॉज बैंक क्या कह रहा है कि हमने इसको पूरी तरीके से प्रोविजनिंग इसकी कर दी है इसी क्वार्टर में। मतलब जितनी प्रोविजनिंग करनी थी ये पूरे 108 करोड़ के अगेंस्ट में, वो पूरा प्रोविजनिंग हमने इसी क्वार्टर में कर दिया। तो मतलब आने वाले क्वार्टर्स में ये वाला बुक जो है वो हमें पेन नहीं देगा। अगर ये रिकवर हो गया तो मेरा पीएनएल इंप्रूव हो जाएगा, और अगर ये रिकवर नहीं भी होता है तो भी मैंने प्रोविजन जो है वो पूरा कर दिया इसके अगेंस्ट में। सो आई मीन 1.87 से 1.97% अगेन एनपीए जो है वो बढ़ा जरूर है, लेकिन इसको मैं बहुत बड़ा रेड फ्लैग नहीं बोल सकता, बिकॉज Q1 जनरली सीजनली जो है वो थोड़ा सा वीक ही होता है लैंडिंग कंपनीज के लिए। अच्छी चीज ये है कि वही माइक्रो फाइनेंस में पॉजिटिव एक इंप्रूवमेंट देखने को मिला है। देन माइक्रो फाइनेंस का बुक अगर आप देखोगे ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। सो लास्ट ईयर तक इनका 13,000 करोड़ का बुक था माइक्रो फाइनेंस का, और पूरे बुक में 6% ये बुक कंट्रीब्यूट करता था। आज आप देखोगे तो माइक्रो फाइनेंस का बुक 8,000 करोड़ हो गया है, और इसका कंट्रीब्यूशन सिर्फ 3% रह गया है। मतलब ऑलमोस्ट हाफ हो गया उसका कंट्रीब्यूशन, 6% से 3% के बीच में। अब इससे इंपैक्ट क्या हुआ है ये अभी हम आगे डिस्कस करेंगे। पहली बात तो इन्होंने किया क्यों, ये माइक्रो फाइनेंस का बुक इन्होंने इसीलिए कम किया बिकॉज उसमें प्रॉब्लम था, तो वहां पे इन्होंने फ्रेश लोन देना बंद कर दिया, और जो ऑलरेडी लोन दिया हुआ था उन कस्टमर से रिकवरी इन्होंने स्टार्ट कर दी। इसीलिए हमने देखा कि बैंक का कलेक्शन एफिशिएंसी का नंबर इंप्रूव होता गया, बिकॉज फ्रेश लोन आप दे नहीं रहे हो, उस सेक्टर में स्ट्रेस है तो फ्रेश लोन आप दे ही नहीं रहे हो। पुराने कस्टमर्स का जैसे जैसे थोड़ा सा इनकम साइकिल इंप्रूव हुआ, उनसे रिकवरी आनी स्टार्ट हुई, तो बैंक का ओवरऑल एनपीए का नंबर भी अब हम देख रहे हैं SMA1 SMA2 वो भी इंप्रूव होना स्टार्ट हुआ है। सो ये चीज ठीक है। और इन्होंने ये इंश्योरेंस करना भी इसका मतलब स्टार्ट कर दिया था जनवरी से लास्ट ईयर से। अभी आप देखोगे इनके माइक्रो फाइनेंस का 72% जो बुक है वो इंश्योर्ड है। इन्होंने गवर्नमेंट का ये CGFMU जो क्रेडिट गारंटी स्कीम है इसको इन्होंने परचेज किया हुआ है। इसका जो बेनिफिट है वो नेक्स्ट ईयर आएगा बैंक को। अभी मतलब आप इसको इस तरीके से मान लो कि आप इंश्योरेंस का प्रीमियम पे कर रहे हो हर साल, लेकिन उसको जो अवेल करोगे आप वो नेक्स्ट ईयर करोगे, तो इस बैंक के लिए लगभग वैसा ही केस है। जो इनको इंश्योरेंस से मनी आनी है वो अगले साल आएगी FY27 के अंदर। और ये हमको माइक्रो फाइनेंस का कलेक्शन एफिशिएंसी का डेटा भी इन्होंने दिखा दिया कि ये नंबर लो पे 96% चला गया था और अभी 99.1% है। ओवरऑल बैंक लेवल पे इनका कलेक्शन एफिशिएंसी 99.5 से 99.4 आया है, लेकिन माइक्रो फाइनेंस में आप देखोगे तो स्टेबल है। यही बड़ा रीजन है कि SMA1 SMA2 बैंक का इंप्रूव हुआ है। तो बार बार हमको डेटा यही दिखा रहा है कि माइक्रो फाइनेंस बुक के अंदर बैंक का इंप्रूवमेंट देखने को मिला है हमें। लास्टली अब फोकस करते हैं बैंक की प्रॉफिटेबिलिटी के ऊपर, पीएनएल के ऊपर। तो सबसे पहले आप देखोगे इनका जो नेट इंटरेस्ट इनकम है इसमें ग्रोथ कितनी है 5% की। अब ये म्यूटेड ग्रोथ क्यों है या ये वीक ग्रोथ क्यों है, बिकॉज इनका जो इंटरेस्ट इनकम है, इंटरेस्ट इनकम क्या होता है, नेट इंटरेस्ट इनकम क्या हुआ आपका, आपने इंटरेस्ट इनकम कमाया यानी जो आपने लोन दिया उस पर मुझे इंटरेस्ट आया वो हो गया आपका इंटरेस्ट इनकम, माइनस इंटरेस्ट एक्सपेंस। इंटरेस्ट एक्सपेंस क्या है, जो मेरे बैंक में डिपॉजिट है उस पर मैं इंटरेस्ट देता हूं तो वो मेरा एक्सपेंस है। सो इंटरेस्ट इनकम माइनस इंटरेस्ट एक्सपेंस आपका नेट इंटरेस्ट इनकम हो गया। इसका ग्रोथ कितना है, सिर्फ 5%। क्यों, बिकॉज मेरा इंटरेस्ट इनकम सिर्फ 9% से ग्रो किया है और इंटरेस्ट एक्सपेंस मेरा 15% से ग्रो किया है। खर्चा ज्यादा बढ़ गया इनकम से, तो नेट इंटरेस्ट इनकम सिर्फ 5% से ग्रो किया। ये काफी वीक है बिकॉज लोन बुक इनका 21% से ग्रो किया है। अब पॉइंट आता है कि इसका रीजन क्या है, तो उसका रीजन भी आप देखोगे ना तो इन्होंने बैंक ने यहीं पे मेंशन किया है। सबसे बड़ा रीजन है बैंक की लो नेट इंटरेस्ट इनकम ग्रोथ का कि आरबीआई ने अभी रेट कट किए हैं। पिछला साइकिल था जहां पे रेट इंक्रीज हो रहे थे, ये वाला साइकिल चल रहा है जहां पे रेट कट हो रहे हैं। तो आप देखोगे 100 बेसिस पॉइंट से अभी आरबीआई ने रेट कट कर दिया है। और इंटरेस्ट रेट साइकिल कैसे वर्क करता है आपका, जब भी आरबीआई इंटरेस्ट रेट बढ़ाती है तो बैंक को इमीडिएट टर्म्स में आप देखोगे इन जनरल, आई मीन मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि हर एक बैंक के साथ में सेम केस होगा, ऑफ कोर्स कुछ एक्सेप्शंस होते हैं वहां पे, लेकिन इन जनरल अगर आप देखोगे इंडस्ट्री में तो बैंक्स को इमीडिएटली उनके मार्जिन्स में बेनिफिट मिलता है, उनके नेट इंटरेस्ट इनकम में बेनिफिट मिलता है और ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी बैंक्स की इंप्रूव हो जाती है। क्यों होता है ऐसा, बिकॉज जैसे इंटरेस्ट रेट बढ़ाया तो बैंक जो इंक्रीमेंटल लोन दे रहा है मार्केट के अंदर, इंडस्ट्री के अंदर, सेक्टर के अंदर, उसका वो इंटरेस्ट रेट बढ़ा देता है। पहले 10% है तो वो 11% कर देगा, तो उसको इमीडिएटली मार्जिन में इंपैक्ट देखने को मिलता है, पॉजिटिव इंपैक्ट देखने को मिलता है। लेकिन डिपॉजिट पे जो वो रेट बढ़ाता है वो थोड़ा सा टाइम के साथ में बढ़ाता है, जैसे डिपॉजिट मेच्योर होंगे उसके बाद वो इंटरेस्ट रेट उसका बढ़ाएगा। तो इमीडिएट बेसिस पे आप देखोगे उनको इंटरेस्ट इनकम मतलब इंटरेस्ट में गेन मिलना शुरू हो जाता है। ये केस बिल्कुल अपोजिट हो जाता है जब इंटरेस्ट रेट साइकिल आपका दूसरी तरफ जाता है, मतलब इंटरेस्ट रेट कट होने स्टार्ट होते हैं। वहां पे ऐसा ही होता है, आप क्या कर रहे हो, आपने जो लोन दे रहे हो उसका रेट आपने कम कर दिया। फॉर एग्जांपल पहले आप 12% पे लोन दे रहे थे, अब आप 11% पे लोन दे रहे हो, तो ये आपका इंटरेस्ट इनकम जो है उसको कम कर देगा।
और डिपॉजिट पे जो आप इंटरेस्ट रेट कट करोगे वो अगेन जब डिपॉजिट मैच्योर होगा तभी आप कट कर पाओगे, तो उसमें बेनिफिट मिलेगा लेकिन 9 से 12 मंथ्स में मिलेगा। तो ये डिसएडवांटेज हो जाता है बैंक्स को शॉर्ट टर्म में। वही आईडीएफसी फर्स्ट के साथ में पहला केस तो यही है कि इसकी वजह से इनका नेट इंटरेस्ट इनकम जो है वो स्लो है। दूसरा रीजन क्या है, बैंक का माइक्रो फाइनेंस का अगर आप बुक देखोगे तो वो हाई यील्डिंग बुक है। आई मीन माइक्रो फाइनेंस में इन जनरल 18%, 20%, इवन कुछ लेंडर्स तो 26% भी चार्ज करते थे अभी पीछे। तो इतना हाई लोन यील्ड आप चार्ज करते हो कस्टमर्स को, सो उसकी वजह से आपका इंटरेस्ट इनकम को एक बूस्ट मिलता है। अभी ये बैंक ने क्या किया है, अपना जो माइक्रो फाइनेंस का बुक है उसको आधा कर दिया है। पहले वो 6% कॉन्ट्रीब्यूट करता था, अभी वो 3% कॉन्ट्रीब्यूट करता है। तो उसका कंट्रीब्यूशन ही आधा हो गया, जिसकी वजह से मेरा जो इंटरेस्ट इनकम है उस पर और इंपैक्ट पड़ गया। तो ये दूसरा रीजन है। तीसरा रीजन एक और है, ये बैंक जो है वो अब सिक्योर्ड प्रोडक्ट्स की तरफ ज्यादा फोकस कर रहा है। जैसे हमने भी देखा कि बिजनेस लोन ये ज्यादा दे रहे हैं, होलसेल लोन इन्होंने देना स्टार्ट कर दिया है। तो कॉर्पोरेट्स को तो आप 18%, 20% चार्ज नहीं कर सकते, बिकॉज वो भी आप इतने अच्छे क्वालिटी कस्टमर्स को लोन दे रहे हो, कॉर्पोरेट्स को लोन दे रहे हो, AA, BBB रेटेड वगैरह को। तो उसकी वजह से भी बैंक के इंटरेस्ट इनकम पे इम्पैक्ट पड़ा है। और यहाँ आप अगर नोट्स में देखोगे तो बैंक क्या कह रहा है कि अगर वो माइक्रो फाइनेंस वाला इम्पैक्ट हम एक्सक्लूड कर देना तो हमारा जो ये नेट इंटरेस्ट इनकम है ये 12% से ग्रो किया है। उसकी वजह से ग्रोथ से 5% की देखने को मिली है। तो ये पहला पॉइंट है, लो ग्रोथ है ऑफकोर्स नेट इंटरेस्ट इनकम में। फिर फी और अदर इनकम की ग्रोथ अच्छी है और बड़ा गेन इनको मिला है ट्रेडिंग के अंदर। ट्रेडिंग ट्रेजरी वाला जो डिपार्टमेंट होता है उसमें आप देखोगे मल्टीपल में ग्रोथ देखने को मिली है, वाई और क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी, जिसकी वजह से आपको दिखेगा ऑपरेटिंग इनकम बैंक का 13% पे ग्रो किया है। और क्योंकि ओपेक्स अब इनका, अब बैंक उस फेस में है जहां पे ये अगले 2-3 साल तक ज्यादा खर्चा नहीं करने वाले, क्योंकि जितना ब्रांचेस लगाना था लगा दिया, बड़ा ब्रांचेस ऑलरेडी एक्सपैंड कर दिया है, ऐप बनाना था बना दिया, टेक्नोलॉजी पे, सिक्योरिटी पे, कंप्लायंस पे जो भी खर्चा करना था कर दिया है, एम्प्लॉयज जो इतने हायर करने थे वो भी कर दिया। तो ये सारा खर्चा बैंक लास्ट 5-6 ईयर्स में ऑलरेडी ले चुका है। 7-8 साल हो चुके हैं बैंक को बने हुए, ये सारा खर्चा पिछले 5-6 साल में आ गया है। तो अब ऑपरेशनल एक्सपेंसेस जो है बैंक के वो लो रेट से बढ़ेंगे। पहले इनका ऑपरेशनल एक्सपेंसेस 25-30% से बढ़ता था, अब खर्चा बढ़ेगा कम रेट से। इनकम हुआ है बैंक का 13% से ग्रो किया है। इसीलिए हम देख रहे हैं कि जो पीपीओपी होता है ना, प्री प्रोविजनिंग ऑपरेटिंग प्रॉफिट, इसको आप ऐसे मान लो जैसे हम नॉन लेंडिंग बिजनेस में इबिट्टा देखते हैं, ऑपरेटिंग प्रॉफिट, सेम वही है बैंक के लिए पीपीओपी। तो इसमें ग्रोथ कितनी दिख रही है हमको, 19% की। लेकिन ये एक्चुअली में 19% नहीं है, क्योंकि इसमें बड़ा पार्ट आया है ट्रेडिंग गेन से। तो अगर आप ट्रेडिंग गेन एक्सक्लूड करके देखोगे तो एक्चुअली में बैंक का जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है, यानी जो मेन धंधा है बैंक का, लोन देना, लोन देना और डिपॉजिट लेना, उससे जो इनका ग्रोथ है इनकम के अंदर वो नेगेटिव है, -6% की ग्रोथ है। देन प्रोविजंस एज यूजुअल बैंक के इस क्वार्टर में भी इंक्रीज हुए हैं। वाई आप देखोगे तो 67% से बैंक के प्रोविजन इंक्रीज हुए हैं, और उसका इंपैक्ट हमको पीबीटी और पैट में दिखता है कि प्रॉफिट बैंक का 32% से डी ग्रो किया वाई लेवल पे। एक चीज आपको याद रखनी है, बहुत जगह मैं ये चीज देख रहा हूँ कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर तो बैंक का प्रॉफिट ग्रो कर गया, 52% की ग्रोथ है, तो ये तो बहुत पॉजिटिव साइन है। ऐसा नहीं है, ये 52% का ग्रोथ अगेन ये ट्रेडिंग गेन की वजह से दिख रहा है। अगर आप ट्रेडिंग गेन एक्सक्लूड कर दोगे तो बैंक का सीक्वेंशियली भी प्रॉफिट ग्रोथ अच्छा नहीं है। हाँ, एक चीज जरूर है कि पहले के क्वार्टर्स में बैंक का प्रॉफिट अराउंड 50-60% से गिरता था, सो एटलीस्ट इस क्वार्टर में उतना बड़ा फॉल देखने को नहीं मिला है। लेकिन उसका भी तो रीजन वही है ना कि ट्रेडिंग गेन आपको मिल गया उसमें। तो ओवरऑल अगर हम नंबर्स देखें तो इस तरीके के नंबर्स आए आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के। अब पॉइंट आता है कि नंबर्स कैसे हैं। सो सबका अपना व्यू है। इन जनरल अगर आप देखोगे तो लोग एक तरीके से नेगेटिव ही मान रहे हैं इस नंबर्स को, और सिर्फ मैं नंबर्स को देख करके बोलूं तो ऑफकोर्स नंबर्स अच्छे नहीं है। लेकिन क्योंकि हम इस बिजनेस को इतने लंबे टाइम से ट्रैक कर रहे हैं तो हमें पता है कि इनकी पहली पोजीशन क्या थी और अब ये किस पोजीशन में है, तो उस कॉन्टेक्स्ट में हम सोच सकते हैं। सो अगर आप वहां से कंपेयर करोगे, मतलब Q4 Q3 के कंपैरिजन में इनके इस रिजल्ट को देखोगे, तो ये नंबर्स एक्चुअली मुझे पर्सनली ठीक लगे हैं। मुझे इसका रिजल्ट जो है वो ठीक लगा है। हाँ, प्रॉफिट गिरना किसी भी बिजनेस के लिए अच्छा नहीं है, इसका मतलब ये है कि शेयर होल्डर को कोई बेनिफिट नहीं मिला है। लेकिन ये बैंक जहां जितने वर्स्ट सिचुएशन में था उसके कंपैरिजन में मैं बोलूं तो बैंक अब थोड़ा थोड़ा ठीक सिचुएशन में आ गया है। मतलब मैं ये नहीं बोल रहा कि बैंक इंप्रूव हो चुका है, लेकिन एटलीस्ट आज के बेसिस पे ये लग रहा है कि इनका जो वर्स्ट पार्ट था वो अब मतलब एक तरीके से जा चुका है। सिर्फ इस बेसिस में मैं बोल रहा हूँ बिकॉज इनका माइक्रो फाइनेंस का जो बुक है ना उसमें अच्छा इंप्रूवमेंट देखने को मिला है। मतलब बिल्कुल आधा हो गया आपका वो SMA1 SMA2, तो ये एक बहुत बड़ा इंडिकेटर है, क्योंकि आपने उस बुक को आधा कर दिया है 6% से 3%, और जो वो 3% है उसमें भी एसेट क्वालिटी इंप्रूव हो रही है। तो ये इंडिकेट कर रहा है कि आने वाले क्वार्टर्स में एसेट क्वालिटी में
आई मीन अनलेस कुछ बहुत बड़ा शॉक दोबारा से ना देखने को मिले इस बैंक की तरफ से, तो चीजें ठीक होनी चाहिए, थोड़ी सी स्टेबल होनी चाहिए इस बैंक के साथ। अब बात करते हैं कि कौन कॉल में मैनेजमेंट ने क्या कमेंट्री दिया। तो सबसे पहले तो इनके इनके लोन बुक ग्रोथ की बात करें तो बैंक ने ग्रोथ गाइडेंस वही मेंटेन रखा है, 18 से 20% का ग्रोथ वो देख रहे हैं। एक इनके कॉन कॉल में बहुत कॉमन क्वेश्चन आप देखोगे, आई मीन वो हर एक एनालिस्ट ने पूछा, जो भी एनालिस्ट आया ये क्वेश्चन तो हर एक एनालिस्ट इनके मैनेजमेंट को पूछ ही रहा था। एक्चुअली हुआ क्या इस सेक्टर में, कुछ बड़े बैंक्स का रिजल्ट आया, आप देखोगे एचडीएफसी बैंक, एक्सिस बैंक, सो उनका एनपीए इंक्रीज हुआ है, बजाज फाइनेंस का भी एनपीए इंक्रीज हुआ है। और एक कॉमन कमेंट्री जो आ रही है इन बड़े बड़े लैंडर्स से कि इस इंडस्ट्री में जो एमएसएमईज हैं, स्पेशली जो अनसिक्योर्ड एमएसएमईज है और जो ओवरऑल एमएसएमई सेक्टर है, उनमें धीरे धीरे एनपीए बढ़ता जा रहा है, उसमें थोड़ा सा स्ट्रेस है। वो एक ऐसा एरिया बन चुका है, ऐसा पॉकेट बन चुका है जहां पे थोड़ी सी डेलिक्वेंसीज के नंबर बढ़ रहे हैं। तो इसके रिगार्डिंग आईडीएफसी को हर एक एनालिस्ट ने पूछा कि इनका क्या व्यू है, क्या एमएसएमई में इन पर्टिकुलर या फिर ओवरऑल ये कोई भी ऐसा एरिया देख रहे हैं जहां पे कोई स्ट्रेस बिल्डअप होता हुआ दिख रहा है। क्योंकि ये बैंक जो है वो बिजनेस लोन भी देता है, बिजनेस लोन बहुत फास्ट पेस पे ग्रो कर रहा है इस बैंक का। सो इनकी मैनेजमेंट का आई मीन इस पे आंसर ये रहा है कि इन्होंने कहीं पे भी ऐसा कोई सीरियस स्ट्रेस नहीं देखा है। मैनेजमेंट का कहना है कि आई मीन जो बिजनेस एज यूजुअल चलता है कि कभी कोई प्रोडक्ट अच्छा करता है, कभी दूसरा प्रोडक्ट अच्छा करता है, कभी किसी प्रोडक्ट में थोड़ा सा प्रॉब्लम आता है, सो वो चीज नॉर्मल है। बट ऐसा आई मीन जहां पे हम किसी को स्ट्रेस बोलें या किसी एक पर्टिकुलर सेगमेंट को हाईलाइट करें, ऐसा हमको कोई भी ज्योग्राफी, कोई भी स्टेट, कोई भी एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट या सेगमेंट हमको अभी नहीं दिख रहा है। मतलब इनके लिए चीजें स्टेबल चल रही हैं, इनका कहना है हम इस चीज को बिल्कुल एक्सेप्ट कर रहे हैं और जो बड़े बैंक्स की तरफ से कमेंट्री आ रहा है, बट हमारे बिजनेस में ऐसा कुछ सीरियस कंसर्न हम नहीं देख रहे हैं इन टर्म्स ऑफ एसेट क्वालिटी। दूसरा पॉइंट आता है आपका क्रेडिट कॉस्ट को लेकर के। सो इस बैंक का FY26 के लिए क्रेडिट कॉस्ट का पहले गाइडेंस था 2% से 2.05%। अभी इनका कहना है कि वो हम उसी के आसपास ही रहेंगे। हालांकि Q1 में क्रेडिट कॉस्ट थोड़ा सा ज्यादा जरूर हुआ है, लेकिन इनका कहना है ये सीजनैलिटी की वजह से है। Q2 में भी इन्होंने कमेंट्री दिया है कि आपको लगभग सेम नंबर्स हमको हमारा देखने को मिलेगा, मतलब क्रेडिट कॉस्ट इतना ही रहेगा, प्रॉफिट में भी कुछ खास ग्रोथ देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन Q3 ऑनवर्ड्स चीजें थोड़ी थोड़ी इंप्रूव होगी और Q4 में नंबर्स जो है वो ये अच्छे एक्सपेक्ट कर रहे हैं Q4 के अंदर। फिर आपका निम का नंबर आता है, नेट इंटरेस्ट मार्जिन। सो इस बैंक के पहले नेट इंटरेस्ट मार्जिन 6.3 6.4% के होते थे, अभी वो गिर करके 5.7% आ गया है। क्यों? बिकॉज वही सारे रीजन हम जो हमने डिस्कस करे कि माइक्रो फाइनेंस जो हाई यील्डिंग बुक था वो चला गया बैंक के लिए। बैंक का जो इंटरेस्ट रेट जो ये पहले चार्ज करते थे वो अब इन्होंने कम कर दिया बिकॉज आरबीआई ने रेट कम किया है, और बैंक धीरे धीरे सिक्योर प्रोडक्ट्स की तरफ थोड़ा ज्यादा फोकस कर रहा है, तो निम पे प्रेशर आया, 5.7% है। और मैनेजमेंट का कहना है कि जो एंड करेंगे हम FY26 को Q4 में, तो Q4 में हमारा निम का नंबर जो है वो 5.8% पे होगा। मतलब अभी 5.7 है, Q4 के अंदर 5.8% जाएगा, यानी 10 बेसिस पॉइंट का इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा हमको इनके नेट इंटरेस्ट मार्जिन के अंदर। तो ये गाइडेंस है नेट इंटरेस्ट मार्जिन पे। देन एक लास्ट पॉइंट आता है आपका कॉस्ट को लेकर के, कि पहले इनका कॉस्ट टू इनकम का गाइडेंस था FY27 तक हमारा कॉस्ट टू इनकम जो है वो 65% हो जाएगा। अब आई मीन इन्होंने गाइडेंस एग्जैक्टली नहीं दिया है, लेकिन एक ये इंडिकेशन जरूर किया है कि मे बी हम कॉस्ट टू इनकम का वो जो गाइडेंस था 65% बाय द एंड ऑफ FY27 उसको अचीव नहीं कर पाएंगे। अब उसका रीजन क्या है? सो बैंक का कहना है कि जो कॉस्ट है वो हमारे कंट्रोल में है, तो उसको तो हम अच्छे से मैनेज कर रहे हैं। जैसे हम भी देख रहे हैं कि इनका ओपेक्स जो है वो 10 11 12% से ही ग्रो कर रहा है, और बैंक कह रहा है कि अगले 2 3 साल भी इतना ही ग्रोथ रहेगा, 12% से ही हमारा एक्सपेंसेस बढ़ेगा। लेकिन जो इनकम वाला पार्ट है वो इन सारी चीजों पे डिपेंड करता है, आपका इंटरेस्ट रेट, डिपॉजिट रेट, आपका मार्जिन का नंबर, प्रोडक्ट मिक्स, इन सारी चीजों पे डिपेंड करता है। तो करंटली हुआ क्या है कि जो इनकम वाला पार्ट है उस पे हमारा थोड़ा सा प्रेशर बना हुआ है, चैलेंजेस वहां पे ज्यादा है। कॉस्ट को तो हमने कंट्रोल में किया हुआ है, और एग्जैक्ट कोई टाइमलाइन नहीं है कि ये चीजें कब इंप्रूव होनी स्टार्ट होंगी। इनका कहना है कि हमारा एफर्ट जरूर रहेगा कि हम 65% के लिए काम करें बाय द एंड ऑफ FY27, लेकिन थोड़ा सा चैलेंजिंग है, इन्होंने थोड़ा सा कॉशियस कमेंट्री दिया है, तो वो चीज मतलब थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा है कि बैंक का कॉस्ट टू इनकम एग्जैक्टली 65% तक जाएगा बाय द एंड ऑफ FY27। लास्ट क्वार्टर में 75 था, अभी 73 है, तो स्लाइटली इंप्रूवमेंट जरूर देखने को मिला है। लेकिन अभी भी जब तक इनका इनकम का लाइन आइटम ग्रो नहीं करेगा तब तक इनके इनके उस पे कॉस्ट टू इनकम पे प्रेशर बना रहेगा। तो ओवरऑल सबको अगर हम कंक्लूड करें तो क्या पॉइंट बन रहा है कि एसेट क्वालिटी आई मीन स्टेबल जरूर हुई है, लेकिन क्रेडिट कॉस्ट मतलब नियर फ्यूचर में थोड़ा सा एलिवेटेड रहेगा। Q3 Q4 में जाके चीजें थोड़ी सी स्टेबल एक्सपेक्ट कर रहे हैं बैंक। मार्जिन पे प्रेशर रहेगा, 5.7% है, और Q4 में जाके 5.8% होगा। और तीसरा पॉइंट आपका आ जाता है
प्रॉफिटेबिलिटी की ग्रोथ को लेकर के। सो आई मीन एग्जैक्ट आप एस्टिमेट कर नहीं सकते हैं कि बैंक का पैड ग्रोथ क्या रह सकता है FY26 में, बिकॉज वैसे तो अगर हम देखें तो ऑपरेटिंग लिवरेज मिल रहा है इनको, क्योंकि आप देखोगे तो बैलेंस शीट ग्रो कर रहा है 20% पे और ऑपरेशनल एक्सपेंसेस बैंक के ग्रो कर रहे हैं 11-12% पे, यानी वहां ऑपरेटिंग लिवरेज है। पर वो ऑपरेटिंग लिवरेज बॉटम लाइन में आपका तब फ्लो होगा जब आपका नेट इंटरेस्ट इनकम ग्रो करना स्टार्ट होगा, मार्जिन इंप्रूव होंगे, आपका सबसे बड़ा ये क्रेडिट कॉस्ट प्रोविजन का जो सरदर्द है ये एक तरीके से थोड़ा रुकेगा, बिकॉज वही इनका प्रॉफिट को गिरा देता है एक तरीके से। इस क्वार्टर में भी 67% से प्रोविजन बढ़े हैं कंपनी के। तो जब तक वो चीजें, उन चीजों पे क्लैरिटी नहीं मिलेगा तब तक बैंक का आई मीन प्रॉफिट ग्रो करना स्टार्ट नहीं करेगा। तो वहां पे अभी भी अनसर्टेनिटी है। लेकिन हाँ, मैं इस बैंक को उस कैटेगरी में डाल सकता हूं आज के टाइम पे जहां वर्स्ट पार्ट इसका जा चुका है, और काइंड ऑफ अब ये थोड़े से एवरेज वाले कैटेगरी में आप डाल सकते हो, जहां चीजें इतनी सर्टेन नहीं है, इतनी क्लैरिटी नहीं है बैंक की आउटलुक को लेकर के कि चीजें कब इंप्रूव होगी। बट हाँ, ये भी हमको साथ में पता है कि जो सबसे बुरा टाइम था वो अब इनका जा चुका है, तो उस कैटेगरी के आसपास है। अब अपॉर्चुनिटी वाइज आई मीन मुझे कोई पर्सनली इंटरेस्ट अभी दिखता नहीं है। ऑफ कोर्स कई सारे लोगों का व्यू है कि इनका वैल्यूएशन काफी सस्ता है, 1.3 1.4 का प्राइस टू बुक है। अभी ये फंड रेज कर रहे हैं 7500 करोड़ का, Q2 में फंड रेज करेंगे तो प्राइस टू बुक बैंक का और कम हो जाएगा। बट आई मीन सस्ता तो है, लेकिन मुझे वो फंडामेंटल्स में स्ट्रेंथ भी दिखना चाहिए बैंक के अंदर। ग्रोथ आपका लोन बुक के अंदर है, लेकिन एज अ शेयर होल्डर आप आई मीन मुझे उसका रिवॉर्ड नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि ROE आपका 4% चला गया है। और एक और चीज जो मुझे खराब लगती है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक की, आई मीन मैं अपॉर्चुनिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस कर रहा हूँ, बिजनेस ऑफकोर्स इंप्रूव हुआ है पिछले 1-2 क्वार्टर के कंपेरिजन में, कि ये बैंक जो है वो इतना बड़ा कैपिटल रेज कर रहा है 7500 करोड़ का, बट इन्होंने ग्रोथ गाइडेंस नहीं बढ़ाया है। ग्रोथ गाइडेंस अभी भी ये वही 18 से 20% का ही टारगेट कर रहे हैं। तो आप इतना कैपिटल रेस करोगे तो आपका ईपीएस ग्रोथ पे तो और प्रेशर पड़ेगा, यानी आई मीन मतलब आपका कैपिटल का बेस बढ़ गया ना एक तरीके से, तो आपका ईपीएस तो ग्रो नहीं करेगा और आरओई आपका और इंपैक्ट हो जाएगा। 4% का आरओई है। सो कुछ उस पर क्लियर आउटलुक नहीं है कि बैंक का आरओई कब इंप्रूव होना स्टार्ट होगा, ईपीएस का हेल्दी ग्रोथ हमको कब दिखना स्टार्ट होगा। हम बस अभी इसी चीज पे बैट कर सकते हैं कि जो बुरा पार्ट था वो चला गया और थोड़ा सा धीरे धीरे स्टेबिलिटी की तरफ बैंक बढ़ रहा है। बट देन आई फील कि अगर मुझे बैंकिंग में कुछ देखना ही है तो मैं डीसीबी बैंक को देख सकता हूँ, जहां पे एटलीस्ट मुझे एक सर्टन लेवल ऑफ क्लैरिटी है कि वो बैंक का यील्ड इंप्रूव होने का चांस है, बैंक का लोन बुक का ग्रोथ अच्छा है, प्रॉफिट का ग्रोथ भी अच्छा है उस बैंक का। अभी रिजल्ट आया नहीं है इस क्वार्टर का, बट होपफुली उनका भी रिजल्ट अच्छा आएगा इस क्वार्टर में। तो वहां मुझे थोड़ा सा ज्यादा कंफर्ट नजर आता है। आईडीएफसी फर्स्ट के साथ में वही चीजें कि एज अ शेयर होल्डर मुझे कुछ खास रिवॉर्ड मिला नहीं है। नो डाउट कस्टमर्स के लिए अच्छे हैं, डिपॉजिट इनका अच्छे पेस पे ग्रो किया है, लोन बुक का भी ग्रो ठीक ठाक है, लेकिन आई मीन एज अ शेयर होल्डर मुझे रिवॉर्ड तो तब मिलेगा ना जब आपका पैड ग्रो करना शुरू करेगा, वो भी फास्ट पेस के ऊपर, जो नियर फ्यूचर में तो एटलीस्ट अभी लगता नहीं है। बाकी ट्रैकिंग इसका कंटिन्यू रखेंगे, देखते हैं आने वाले क्वार्टर्स में इनका कैसे नंबर्स आते हैं। देन दूसरे प्लेस पे फोकस करते हैं एसबीएफसी फाइनेंस। सो एसबीएफसी फाइनेंस के भी Q1 के रिजल्ट आए हैं, एंड आई मीन एनबीएफसी स्पेस में अगर हम देखें इस कंपनी को हम कब से ट्रैक कर रहे हैं पूरे एनबीएफसी स्पेस के अंदर, सो ये प्लेयर प्रोबेबली सबसे कंसिस्टेंट रहा है एनबीएफसी में। अगर आप हाउसिंग फाइनेंस को भी ऐड कर दोगे तो एक एसबीएफसी फाइनेंस, होम फर्स्ट फाइनेंस, इंडिया शेल्टर और एप्टस को भी इसमें ऐड कर सकते हो। ये जो 4 प्लेयर हैं हाउसिंग फाइनेंस और एनबीएफसी के मिलाकर के, ये जो पूरा लैंडिंग इंडस्ट्री में जो एनपीए का साइकिल गया है, जहां पे बहुत सारे लेंडर्स के एनपीए बढ़े हैं, इन चारों ने इस पूरे फेज में बहुत अच्छा आई मीन परफॉर्म करके दिखाया है। एनपीए बढ़ा है इनका, मतलब थोड़ा बहुत ग्रॉस एनपीए इंक्रीज जरूर देखा है, लेकिन कहीं पे भी स्ट्रेस देखने को नहीं मिला है। इनका ग्रोथ कंसिस्टेंट रहा है, आरओई कॉन्स्टेंटली इंप्रूव हुआ है, मार्जिन स्टेबल रहे इन कंपनी के, प्रॉफिटेबिलिटी का ग्रोथ काफी अच्छा रहा है, कुछ प्लेयर्स को तो ऑपरेटिंग लिवरेज भी मिला है। सो उन सारे पार्ट्स पे पूरा एनबीएफसी सेक्टर इनफैक्ट अगर आप उठा के देखोगे तो ये टॉप 3-4 प्लेयर्स आपको नजर आते हैं। अब एसबीएफसी करता क्या है, वही एमएसएमईज को लोन देता है, एमएसएमई लेंडिंग करती है कंपनी। सबसे पहले इनका Q1 का रिजल्ट देखते हैं कि इन्होंने नंबर्स कैसे रिपोर्ट कर रहे हैं। सो एयूएम का ग्रोथ कितना है बैंक कंपनी का, 30% वाई 7% क्वार्टर ऑन क्वार्टर, और ये बिल्कुल गाइडेंस के अकॉर्डिंग है। इनका गाइडेंस ही इतना है कि 5 से 7% से हम ग्रो करेंगे क्वार्टर ऑन क्वार्टर, उतना ही ग्रोथ आया इस क्वार्टर के अंदर भी। थोड़ा सा नेगेटिव क्या है, ग्रॉस एनपीए कंपनी का 4 बेसिस पॉइंट से इंक्रीज हो गया है सिक्वेंशियली। बहुत ज्यादा इंक्रीज नहीं है, लेकिन 4 बेसिस पॉइंट का इंक्रीज हुआ है। पैट का ग्रोथ कितना है, 28% वाई और 7% क्वार्टर ऑन क्वार्टर, यानी ऑपरेटिंग लेवरेज नहीं मिला है। अगर आपको याद हो, इस कंपनी को लास्ट क्वार्टर तक ऑपरेटिंग लेवरेज मिलता था। पहले तो प्रॉफिट का ग्रोथ 50, 70, 90% आता था, लेकिन अब वो नंबर धीरे धीरे कम होता जा रहा था। पर इस क्वार्टर में तो बिल्कुल ही आई मीन एक तरीके से आप देखोगे तो ग्रोथ कम हो गया है। 30% का लोन बुक ग्रोथ है और 28% का प्रॉफिट का ग्रोथ है। ये क्यों है? बिकॉज कंपनी का क्रेडिट कॉस्ट बढ़ गया है।
सो अगर आप इनका क्रेडिट कॉस्ट देखोगे तो पहले इनका 1% के आसपास का क्रेडिट कॉस्ट होता था, अभी 1.11% का क्रेडिट कॉस्ट है। जब हमने इनको ट्रैक करना स्टार्ट किया था, इनका गाइडेंस था 0.7 से 0.8% का क्रेडिट कॉस्ट का। फिर इन्होंने गाइडेंस बढ़ा के 1% किया और अब एक्चुअली में आप देखोगे तो 1.11% का क्रेडिट कॉस्ट है। क्रेडिट कॉस्ट का मतलब क्या हुआ कि कंपनी ने प्रोविजंस बढ़ा दिए हैं। तो जब आप प्रोविजन इतनी तेजी से बढ़ा दोगे तो आपके प्रॉफिट पे इंपैक्ट पड़ता है, वही इस कंपनी के साथ में हुआ है। लेकिन एक और अच्छी चीज क्या हुई है कि इनका कॉस्ट ऑफ बोरोइंग घट गया है, एट द सेम टाइम यील्ड्स में इंप्रूवमेंट है। मतलब क्या हुआ कि जिस रेट पे मैं मार्केट से पैसा उठाता हूं या बैंक से पैसा उठाता हूं वो कम हुआ है, लेकिन जिस रेट पे मैं लोन देता हूं उसमें इंक्रीज देखने को मिला है, जिसकी वजह से इनके स्प्रेड इंप्रूव हो गए, यानी मार्जिन इंप्रूव हो गए हैं। सो ये ओवरऑल नंबर्स है कंपनी के। देन इनका बिजनेस मॉडल तो हमको पता है कि एसबीएफसी मेन जो फोकस करता है वो 5 लाख से 30 लाख के टिकट साइज में करता है। बिलो 5 लाख पे आपका ये 5 स्टार आता है, 5 स्टार यहाँ पे प्ले करता है। तो लास्ट कुछ टाइम में अगर आप देखोगे तो 5 स्टार में काफी सारे चैलेंजेस आए हैं। पहले वो कंपनी 40% से लोन बुक को ग्रो करती थी, फिर घट करके 30% हुआ बिकॉज उनका थोड़ा थोड़ा एनपीए का प्रॉब्लम आना स्टार्ट हुआ। अब तो ग्रोथ उन्होंने बिल्कुल ही 20-25% के आसपास कर दिया है, एसेट क्वालिटी में प्रॉब्लम बढ़ गया है, प्रॉफिटेबिलिटी में प्रॉब्लम बढ़ गया है। तो ये सारे चैलेंजेस हुए हैं 5 स्टार के साथ में, जो यहाँ डील करता है बिलो 5 लाख वाली कैटेगरी में। एसबीएफसी 5 से 30 लाख के जो टिकट साइज होता है उसमें डील करता है। देन कंपनी जो है आई मीन एक तो ये एमएसएमई को लोन देते हैं, दूसरा गोल्ड लोन भी देती है कंपनी। 14-15% जो लोन बुक है इनका वो गोल्ड लोन का है। उसका भी ग्रोथ ओवरऑल अच्छा रहा है। इनका अगर आप प्रेजेंस देखोगे तो काफी डाइवर्सिफाइड प्रेजेंस है, ये भी एक स्ट्रेंथ है एसबीएफसी का। मतलब आई मीन क्यों इसके इसके लोन बुक पे इतना ज्यादा इंपैक्ट नहीं पड़ा, एसेट क्वालिटी पे इतना ज्यादा इंपैक्ट नहीं पड़ा और ग्रोथ कंसिस्टेंट रही, बिकॉज अगर आप देखोगे जब से ये कंपनी बनी है तो इन्होंने अपफ्रंट स्टेट्स में काफी सारे स्टेट्स में एक्सपैंड किया। मतलब अपफ्रंट कॉस्ट इन्होंने ज्यादा रही, सेम इंडिया शेल्टर वाला मॉडल फॉलो किया। लेकिन अब धीरे धीरे क्योंकि कंपनी को स्केल मिलता जा रहा है तो इनको पिछले क्वार्टर तक वहीं से ऑपरेटिंग लेवरेज मिलता था। अब क्योंकि आई मीन जो वो इकोनॉमीज ऑफ स्केल मिलना था वो ऑलमोस्ट अब कंप्लीट हो चुका है, तो अब हार्डली 50-60 बेसिस पॉइंट का ही हमको इंप्रूवमेंट देखने को मिलता है कंपनी के ओपेक्स टू एयूएम में। मतलब 100 रुपीज का अगर आप एयूएम ला रहे हो तो उसके पीछे कितना ऑपरेशन एक्सपेंस हो रहा है आपका। देन फाइनली अगर हम इनका एसेट क्वालिटी वाला पार्ट देखते हैं तो ग्रॉस एनपीए में इतना ज्यादा कंसर्न नहीं है, हार्डली 4 बेसिस पॉइंट से बढ़ा है। जो बड़ा कंसर्न आपको दिखेगा वो इनके डीपीडी के नंबर के अंदर दिखेगा। 1+ डीपीडी का नंबर कंपनी का लास्ट ईयर 6.3% था, अभी 8.12% है, यानी आई मीन ऑलमोस्ट 2% का इंक्रीज है। लास्ट क्वार्टर में 7% था और अभी 8.12% है, यानी सीक्वेंशियली भी क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी 1% से इंक्रीज हो गया है। ये क्यों हुआ है? बिकॉज कलेक्शन एफिशिएंसी के नंबर में डिप देखने को मिला है। सो लास्ट ईयर तक इनका ऑलमोस्ट 98% का कलेक्शन एफिशिएंसी होता था, पिछले क्वार्टर में 97.7 पे आया और अभी आप देखोगे तो ऑलमोस्ट 97% पे आ गया है। यानी मोटा मोटा अगर हम देखें तो 1% का डिप है कंपनी के कलेक्शन एफिशिएंसी में। यानी आपके जो कस्टमर्स हैं वो टाइम पे रीपे नहीं कर पा रहे हैं, कलेक्शन में आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा है और आप देख रहे हो कि वहां पे 1+ डीपीडी बढ़ गया है, यानी नंबर ऑफ कस्टमर जिन्होंने एक ईएमआई मिस करी है वो वाला बकेट इस कंपनी के लिए इंक्रीज हो गया है। सो ये ओवरऑल रिजल्ट है एसबीएफसी का। अब इनके नंबर्स को अगर हम देखेंगे ना तो नंबर देख के नेगेटिव लगता है, मतलब थोड़ा सा रेड सिग्नल देता है, क्योंकि एनपीए भी बढ़ा है और आपका 1+ डीपीडी बहुत ज्यादा बढ़ गया है, कलेक्शन एफिशिएंसी नीचे आ गया है, क्रेडिट कॉस्ट बढ़ गया है। तो ये चीज किसी भी लेंडर के लिए नेगेटिव होती है, लेकिन क्योंकि हमने कॉन कॉल अटेंड किया है तो हमारे पास में प्रॉपर इंसाइट है कि मैनेजमेंट इस पे क्या व्यू देता है अपना, उन्होंने क्या क्लैरिटी दिया है। सो एक तो आई मीन मैंने आपको पहले भी रेकमेंड किया है, फिर से रेकमेंड करूंगा कि अगर आपके पोर्टफोलियो में एसबीएफसी है नहीं है, आप ट्रैक करते हो नहीं करते हो वो अलग एक अलग पॉइंट है, लेकिन अगर आप लैंडिंग इंडस्ट्री को इन जनरल ट्रैक करते हो, कोई भी और एनबीएफसी या बैंक को आप ट्रैक करते हो, तो एसबीएफसी का कॉन कॉल आपको जरूर सुनना चाहिए, हर एक क्वार्टर के अंदर सुनना चाहिए, पढ़ना नहीं चाहिए, सुनना चाहिए। बिकॉज इनकी जो ये फाउंडर एंड एमडी हैं मिस्टर असीम ध्रुव, ये बहुत अच्छे इंसाइट शेयर करते हैं पूरी इंडस्ट्री के बारे में, पूरी इकोनॉमी के बारे में, एंड आई मीन आपको जो फैक्ट है वो बताते हैं। जब इंडस्ट्री का सबसे बेस्ट टाइम चल रहा था तब भी ये सबसे पहले एनबीएफसी थी जिन्होंने हाईलाइट किया था कि लास्ट ईयर की बातें, लास्ट ईयर का Q4 का अगर आप कॉन कॉल सुनोगे, सो इन्होंने सबसे पहले बताया था कि चीजें इतनी अच्छी नहीं है इकोनॉमी में और लैंडिंग इंडस्ट्री के अंदर जो आपको कंपनीज के मैनेजमेंट की कमेंट्री से सुनने को मिल रहा है और उनके नंबर्स में देखने को मिल रहा है। इन्होंने ये पहली एनबीएफसी थी जिन्होंने बहुत कॉशियस कमेंट्री दिया था पूरे FY25 के लिए, और बाकी किसी भी आप चाहे बैंक हो एनबीएफसी हो उनकी कमेंट्री देखो तो वो काफी बुलिश थे Q4 के कॉन कॉल की अगर हम बात करें। और पूरा FY25 क्या हुआ, बिल्कुल ही अपोजिट हो गया।
एसबीएफसी के लिए पूरा FY25 काफी अच्छा गया, इनका लोन बुक ग्रोथ 27-28% रहा, प्रॉफिट 40-50% से ग्रो किया। और जो कंपनीज, जो लैंडर्स बुलिश थे, जो बहुत कॉन्फिडेंट थे ग्रोथ और एसेट क्वालिटी को लेकर के, उनका बिल्कुल ही अपोजिट हो गया। कईयों का प्रॉफिट 40-50% गिर गया, एनपीए का नंबर शूट अप कर गया। सो ये एक बहुत बड़ी चीज है, बिकॉज इससे हमको ये समझ में आता है कि मैनेजमेंट के पास में ग्राउंड लेवल की इंसाइट है, वो प्रॉब्लम को पहले डिटेक्ट कर पाते हैं और उसी से आप अपने बिजनेस को प्रोटेक्ट कर पाओगे। तो अभी भी अगर आप ये वाला कॉन कॉल देखोगे तो उनकी मैनेजमेंट क्या कह रही है कि स्टिल ग्राउंड पे चीजें इतनी अच्छी नहीं है, जरूर इंप्रूवमेंट देखने को मिल रहा है, लेकिन जो अर्बन डिमांड है उसमें स्लोनेस है। इनका कहना है कि इन्होंने लास्ट कुछ मंथ्स के अंदर काफी सारे स्टेट्स और सिटीज में विजिट किया है। सो एक चीज इन्होंने कॉमन ट्रेंड देखा है कि चाहे आप ई कॉमर्स का सेल्स देखो, D2C का सेल्स देखो, जो मेट्रो सिटी में, अर्बन एरिया में आपके जो मॉल्स होते हैं, ग्रोसरी स्टोर्स होते हैं, इन सब में थोड़ा सा डिमांड मोमेंटम स्लो होता हुआ दिखा है। और ये एक कंसर्न है जरूर। आई मीन जितनी भी कंपनीज हैं जो वहां उन उन कस्टमर को केटर करती है, उनके लिए चैलेंज जरूर है। दूसरी तरफ इनका कहना है कि जो आपके छोटे छोटे बिजनेसमैन हैं, आपके जो छोटे छोटे शॉप्स होते हैं रूरल एरियाज के अंदर, वहां पे हमको काफी अच्छा पिकअप देखने को मिला है। और इन्फ्लेशन का नंबर भी हमको एक तरीके से वो दिखाता है, आपका 73 मंथ्स लो के आसपास है, 2.6-2.7%। सो मैनेजमेंट कह रही है कि रूरल एरिया में ग्रोथ पिकअप करता जा रहा है और अर्बन एरिया में स्लोनेस अभी भी बना हुआ है। इसीलिए हमने लास्ट ईयर जो है अपनी स्ट्रैटेजी थोड़ी सी शिफ्ट कर दी थी। हम उन एमएसएमईज को लोन ज्यादा दे रहे थे जिनका जो बिजनेस जो है वो सर्विस ओरिएंटेड ज्यादा है, मैन्युफैक्चरिंग वगैरह में जिनका कम फोकस रहता है। और इकोनॉमी की ये जो चीजें चल रही हैं, इससे उनके कैश फ्लो पे, उनके बिजनेस पे, उनके इनकम पे कम इम्पैक्ट पड़ रहा है। एक्चुअली इन्होंने लास्ट ईयर अपना जो फिल्टरेशन होता है, क्रेडिट अंडर राइटिंग, उसको काफी स्ट्रिक्ट कर दिया था, जिससे इनका रिजेक्शन रेट 10% बढ़ गया था। यानी पहले जितने कस्टमर्स को ये रिजेक्ट करते थे, 10% और ज्यादा कस्टमर्स को कंपनी रिजेक्ट करने लगी थी। अच्छी बात यह कि उसके बाद भी 30-40% का ग्रोथ इन्होंने रिपोर्ट किया। क्यों? बिकॉज बेटर क्वालिटी ऑफ कस्टमर्स के साथ में कंपनी डील कर रही थी। तो आई मीन पूरा कॉन कॉल का अगर हम समरी देखें तो यही है। इनका कहना है कि जरूर हमारा एनपीए वगैरह बढ़ा है, लेकिन बहुत सीरियस कंसर्न नहीं है। आई मीन नॉर्मल जैसा आपका रहता है कि थोड़ा सा Q1 में इंक्रीज हो जाता है, कुछ ऐसे ऐसे एरियाज जरूर है जहां पे थोड़ा बहुत आपके कस्टमर्स को स्ट्रेस है, लेकिन कंपनी सेम स्ट्रेटेजी फॉलो कर रही है कि उन एरियाज में फ्रेश लोन देना इन्होंने बंद कर दिया है और उस आई मीन पोर्टफोलियो को स्टेबलाइज करने पे इन्होंने फोकस करना स्टार्ट कर दिया है। बाकी ओवरऑल फुल ईयर के लिए अभी भी इनका ग्रोथ का गाइडेंस मेंटेन है, 5 से 7% का लोन बुक का ग्रोथ ये टारगेट कर रहे हैं। एक और अच्छी चीज क्या है कि इनकी जो मैनेजमेंट है, मतलब उनका कहना है कि जो अच्छी चीज होने वाली है हमारे बिजनेस में, उसको हम फैक्टर इन नहीं करते हैं। जैसे कॉस्ट ऑफ बोरिंग आप देखोगे इनका इंप्रूव हुआ है, आने वाले क्वार्टर्स में भी इंप्रूव होगा, बिकॉज बैंक्स रेट कट्स कर रहे हैं, लेकिन मैनेजमेंट ने उसको फैक्टर इन नहीं किया है। ये कह रहे हैं कि हम वर्स्ट केस लेके चल रहे हैं कि कॉस्ट ऑफ बोरिंग हमारा सेम रहेगा, जो आज है वही रहेगा। हम बस ये फैक्टर इन करके चल रहे हैं कि क्रेडिट कॉस्ट हमारा बढ़ सकता है 15 से 20 बेसिस पॉइंट का। इन्होंने गाइडेंस तो नहीं बोलेंगे, लेकिन एक इन्होंने कमेंट्री दिया है कि चांसेस हैं कि हमारे क्रेडिट कॉस्ट 15 से 20 बेसिस पॉइंट बढ़ सकता है। लेकिन साथ में इन्होंने ये भी इंडिकेट किया है कि उससे प्रॉफिटेबिलिटी पे इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, बिकॉज पैट ग्रोथ को मेंटेन करने के लिए, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए बहुत सारे लीवर्स अवेलेबल हैं। जैसे कॉस्ट ऑफ बोरोइंग है, गोल्ड लोन में जो आरबीआई ने अभी रिलीफ दिया है कि आप लोन टू वैल्यू रेशियो थोड़ा और इंक्रीज कर सकते हो, तो उसको कंपनी यूज कर सकती है, बिकॉज गोल्ड लोन में आपका यील्ड अच्छा होता है, तो वहां से इनका स्प्रेड बढ़ेगा, वहां से प्रॉफिटेबिलिटी को हेल्प मिलेगा। सो ओवरऑल मैनेजमेंट कॉन्फिडेंट है कि आरओई का जो हमारा टारगेट है 15%, वो भी चलता रहेगा। इस क्वार्टर में भी आई थिंक इनका आरओई 13.5% के आसपास तो आ चुका है। सो पहले 10-11% होता था, अभी 13% क्रॉस कर दिया है। आगे इनका 15% का गाइडेंस है। क्रेडिट कॉस्ट में जरूर वही एक छोटा सा नेगेटिव आप बोल सकते हो कि उन्होंने गाइडेंस दिया है 15-20 बेसिस पॉइंट और बढ़ सकता है, बट स्टिल प्रॉफिटेबिलिटी को लेकर के मैनेजमेंट कॉन्फिडेंट है, ग्रोथ को लेकर के कॉन्फिडेंट है। सो ऐसा कुछ बहुत सीरियस कंसर्न इन्होंने शो किया नहीं है। बाकी डिटेल में कौन कौन इनका डिस्कस करेंगे और अच्छे से समझ में आएगा। आपके जो डाउट्स है शेयर करते रहिए। थैंक यू वेरी मच।